गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको आंसर की शेयर करूंगा सॉल्यूशंस। जो आपका चैप्टर है द पॉट मेकर, ये आपका चैप्टर 2 है NCERT की नई क्लास 9th इंग्लिश के लिए बुक जो कावेरी है उसका। तो इसकी मैं NCERT के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मैं पूरी तरह से तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि अगर करने बैठा तो 2 घंटे की ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनकी। और पिछली पूरी वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो चैप्टर 2 पॉट मेकर, सबसे पहले ये तस्वीर दी गई है और आपने इन वोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है। वोकेशंस क्या होते हैं? वोकेशंस होते हैं जो स्किल बेस्ड काम होते हैं, जो आप हाथों से अपनी कारीगरी दिखा के करते हो, स्किल बेस्ड काम। ठीक है, ये 4 तस्वीरें दी गई हैं, इनमें हमने बताना है कौन कौन सा वोकेशन का काम हो रहा है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आपका ये रहा, बास्केट वीविंग वाला, ये आपका आंसर है। ठीक है, और वहाँ पे ये भी बताना था आपने, ये 5 मोर वोकेशंस के नाम आपने बताने थे। तो वो 5 और एग्जाम्पल्स मैंने तो 5 और जो एग्जाम्पल्स हैं, क्या हुआ था? ठीक है, तो जो 5 और एग्जाम्पल्स हैं 5 मोर वोकेशंस की, वो आपकी ये रही। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको ये कुछ क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं कि इन पिक्चर्स में कॉमन क्या है। ठीक है, और पिक्चर में कॉमन क्या है, वो आपका ये आंसर रहा है। ठीक है, कि इस सभी में इन सभी पिक्चर्स में मैनुअल लेबर हो रही है, आर्टिसनल स्किल्स दिखाई जा रही हैं, जिसमें पेशेंस चाहिए, फिजिकल एफर्ट बहुत चाहिए और सालों की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है जी, और ऐसा जो काम है जिसमें सालों की प्रैक्टिस चाहिए, पेशेंस चाहिए, हाथों से कारीगरी का काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस काम को हम कहते हैं, ये रहा वोकेशंस या वोकेशनल। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट्स में डिफरेंस क्या होता है। तो ये आपके डिफरेंस के पॉइंट्स रहे। ठीक है, कि जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक ही आदमी अगर अलग अलग हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए तो उनमें डिफरेंस आएगा, लेकिन मशीन जो बनाती है प्रोडक्ट वो सभी सेम होते हैं। ठीक है, मशीन जल्दी बना देती है, चीप प्रोड्यूस होता है, और जो हैंडमेड आइटम्स होती हैं उसमें कारीगर की सोल होती है, लेकिन मशीन मेड प्रोडक्ट्स में सिर्फ एफिशिएंसी ही अहम होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें चीज़ें बनाएं लार्ज स्केल पे। ठीक है जी, उसके बाद आपका रीडिंग फॉर मीनिंग चैप्टर आ गया, ये हमने कर लिया था। और अगली एक्सरसाइज आपकी ये रही। पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि ओनुला ने जो सपोर्ट दी थी सेंटिला को, क्या उससे सेंटिला को हेल्प मिली? हाँ या ना आपने बताना है और कारण बताना है। ये क्वेश्चन मिस हो गए थे, हाँ ये वाले। आपको क्या लगता है पॉट मेकिंग ईजी है? हाँ या ना बताना है और कारण बताना है। नहीं जी, जो पॉट मेकिंग है वो ईजी नहीं है, क्योंकि 16 किलोमीटर ट्रैक करके क्ले ले आनी पड़ती है, रिवर बैंक से बहुत फिज़िकली डिमांडिंग टास्क करनी पड़ती हैं, क्ले को पाउंड करना पड़ता है, और अगर एक भी गलती हुई तो सारा बैच ख़राब हो जाएगा, इतना मुश्किल काम है। फिर आपको पूछा गया है कि क्या जो सेंटिला है वो अपना सपना उसका पूरा हो जाएगा पॉट मेकर बनने का? एक्सप्लेन करो आप। हाँ, सेंटिला का जो सपना है वो पूरा हो जाता है। शुरुआत में उसको फेलियर्स मिलते हैं, मदर उसको सिखाना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन जो सेंटिला है वो अपना इनर पैशन जगाए रखती है। ओनुला लेडी उसको मिलती है, उसकी हेल्प करती है, और स्टोरी के आखिर तक सेंटिला की स्किल इतनी अच्छी हो जाती है कि जो वो पॉट बनाती है वो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि जो पॉट बनाए हैं वो सेंटिला ने बनाए हैं कि उसकी मम्मी ने बनाए हैं।
उसके बाद ये है कि क्या मैसोबा और अरेनला सपोर्ट, आपको क्या लगता है कि मैसोबा और अरेनला सपोर्ट देंगे सेंटिला को? हाँ, मुझे लगता है कि वो सपोर्ट देंगे और उन्होंने दी भी थी। मैसोबा ने सपोर्ट इसलिए दी थी क्योंकि वो उसको विलेज वालों ने कहा था कि तुम अपनी बच्ची को ये जो ट्रेडिशन है, जो स्किल है, पास ऑन करो। तो वो उसने रिस्पेक्ट की विलेज के ट्रेडिशंस की, और जो भी डिक्री रूल सुनाया था काउंसिल ने, विलेज काउंसिल ने, कि स्किल्स पास ऑन होनी चाहिए, वो उसने माना। और अरेनला ने उसकी मदद क्यों की थी? पहले पहले तो वो सिखा नहीं रही थी अरेनला अपनी बेटी को, ठीक है, क्योंकि वो गरीबी से बचाना चाहती थी, क्योंकि ये पॉट मेकिंग के काम में पैसा इतना नहीं है, स्किल ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली जो अरेनला है वो अपनी ड्यूटी समझ जाती है और सेंटिला को खुद नदी किनारे लेके जाती है और उसको सारा काम वगैरह सिखा के उसको सौंप देती है। फिर आपका आगे क्या था? आगे है कि आपको क्या लगता है ऑनुला की सपोर्ट ने सेंटिला की कोई मदद की, हाँ या ना में आपने आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये रहा। और सेंटिला ऑब्जर्व करती है अपने मदर को पॉट्स बनाते हुए, देखती है। तो ये चीज़ क्या बताती है आपको सेंटिला के बारे में? कि सेंटिला ऑब्जर्वेंट है और देख के सीखने वाली है, विजुअल लर्नर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये यहाँ से यहाँ तक है। ओके, अभी मैं आपको आंसर ही बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने बैठ गया तो बहुत टाइम लगेगा भाई। फिर आपको ये 1 से लेके 8 9 1 से लेके 9 तक आपको कहानी के ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं कि कहानी में क्या क्या हुआ, इवेंट्स दिए गए हैं। इसको आपने स्टोरी के अनुसार एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो ये मैंने सारे आपको अरेंज करके दे दिए हैं लॉजिकल सीक्वेंस में कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं। फिर आगे आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में पहला पैराग्राफ आपका आ गया है, ठीक है। उसके आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट रीज़न आपने बताना है। जो असर्शन आपको दी गई है ये, ठीक है, ए में जो असर्शन दी गई है उसका रीज़न आपने करेक्ट बताना है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। पहले एक्सट्रैक्ट के 5 क्वेश्चन, तो पहले एक्सट्रैक्ट के पहले 5 क्वेश्चंस का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका एक्सट्रैक्ट नंबर 2 शुरू हो गया। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 2 में आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस के आंसर आपके ये रहे। ये आपके आंसर हैं सेकंड एक्सट्रैक्ट के, ठीक है। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स चालू हो गए। आपके कितने हैं? 7 हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है पॉट मेकिंग का प्रोसेस बताना है। पॉट मेकिंग का प्रोसेस ये रहा, प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, ठीक है, ये सारा रहा पॉट मेकिंग का प्रोसेस। उसके बाद आपने बताना है ये मैसोबा को वार्निंग क्या मिली थी, विलेज काउंसिल ने क्या वार्निंग दी थी। तो वार्निंग टू मैसोबा वाला ये सारा आंसर रहा, सर्वाइव्स तक, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटिला कैसे फील करती है जब वो देखती है कि वो फेल हो रही है पॉट मेकिंग में, ठीक है। अपनी मदर से 1 साल की ट्रेनिंग लेने के बाद भी सेंटिला पॉट मेकिंग में फ़ेल हो रही है, सेंटिला कैसे फील करती है। तो थर्ड क्वेश्चन, सेंटिला की जो फीलिंग होती हैं फ़ेल होने के बाद, वो आपका आंसर ये सारा आंसर रहा, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो ओनुला थी वो वहाँ पे खड़ी रही बहुत लंबे समय तक, जैसे कि वो ट्राई कर रही हो, जो भी नई घटना घटी है उसको देख रही हो। वो एक्सप्लेन करना है कौन सी नई घटना घटी थी,
क्या फिनोमिनन था। तो जो फिनोमिनन था वो ये आपको आंसर उसका ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आपका है ट्रेडिशन और जो हिस्ट्री होती है लोगों की, वो किसी एक व्यक्ति की जायदाद नहीं होती। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया। क्वेश्चन 5 का आपका आंसर ये रहा। ठीक है, और उसके बाद आपका बचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, और क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 का आंसर आपका ये रहे दोनों। ये आपका क्वेश्चन 6 का आंसर, ये आपका क्वेश्चन 7 का आंसर। क्वेश्चन 7 का आंसर नीचे तक है, ये सारा आंसर है, ये रीच इट तक क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है जी, आगे आपका क्या है, आगे आपकी वोकेबुलरी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको एक बॉक्स दिया गया है, इसमें से आपने पहचानना है कौन से शब्द आपको बता रहे हैं कि वो टूल हैं, औजार हैं, कौन से वर्ड आपको बता रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल है, और कौन से वर्ड आपको बता रहे हैं कि वो प्रोसेस है। ठीक है, जैसे डाओ एक टूल है, फावड़े को कहते हैं डाओ, रॉ मटेरियल डो है। ठीक है, पेड़ा जैसे होता है आटे का पेड़ा, प्रोसेस पाउंडिंग पीटना। ठीक है, बारी बारी से पीटना। और इसका आपका टेबल का आंसर, ये आपका क्लासिफिकेशन टेबल आपका ये सारा मैंने बना के दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपको कहा गया है कि जो ये शब्द दिए गए हैं बैंकरप्ट, क्रेडिट, करेंसी वगैरह, इनका मतलब आपने बताना है कि क्या है, डिफ़ाइन करना है। तो ये मैंने वर्ड इधर आपको वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, और ये आपके उनके मीनिंग दिए गए हैं। जैसे बैंकरप्ट होने का मतलब क्या होता है, लीगली डिक्लेयर्ड अनेबल टू पे आउटस्टैंडिंग डेट्स, कि जो कर्जा लिया गया है वो आप चुका नहीं सकते, आपकी समर्था नहीं है, तो आप बैंकरप्ट हो चुके हो, कि कर्जे चुकाने का पैसा आपके पास नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका बैंकरप्ट का मीनिंग, क्रेडिट, करेंसी, डेट, फिस्कल का मीनिंग। और उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट का मीनिंग। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट का मीनिंग ये है, एक्स्ट्रा मनी पेड बैक व्हेन बोरोइंग मनी। जब आप किसी से लोन लेते हो तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने चुकाना होता है, और प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसा है। ठीक है जी, अब उसके बाद आपकी ये ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, नाउन क्लॉज आपने बतानी है, नाउन क्लॉज क्या होती है। ठीक है, तो नाउन क्लॉज क्या होती है, वो आइडिया को कंप्लीट करती है। ठीक है, आइडिया को कंप्लीट करती है और आगे की बात बताती है। द एल्डर्स एम्फेसाइज्ड दैट द प्रेजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स वॉज अ ड्यूटी टू द एंसेस्टर्स। जो नाउन क्लॉज है ना, वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है जो नाउन क्लॉज होती है। ठीक है, आइडिया को कंप्लीट करती है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके आपके आंसर्स ये रहे 1 2 3 4 5। अब आपने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचाननी है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन 2 है इसमें आपने मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पहचाननी है। मेन क्लॉज को मैं अंडरलाइन कर दूंगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैं ब्रैकेट्स में डाल दूंगा। तो जो अंडरलाइन किया गया है, अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, ये अपना बोल्ड किया हुआ आपका मेन क्लॉज है, और जो ब्रैकेट में है वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में फ़र्क क्या है कि अगर आप एक सेंटेंस से अगर आप एक सेंटेंस आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें मेन क्लॉज भी है। ठीक है, ये आपकी मेन क्लॉज है और ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर आप मेन क्लॉज को देखेंगे सेंटेंस की, तो वो अपने आप में पूरा सेंटेंस होगा। अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, की अरेनला सेंटिला को लेके नदी किनारे गई, ये पूरा सेंटेंस है।
लेकिन अगर आपने सेंटेंस में सिर्फ सबॉर्डिनेट क्लॉज को उठा लिया कि वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वाज फाउंड, तो वो इनकम्प्लीट सेंटेंस सा हो गया। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि सबॉर्डिनेट क्लॉज आपकी डिपेंड करेगी मेन क्लॉज के ऊपर। ठीक है, या आप ऐसा कह लो कि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो आपको मेन क्लॉज के बारे में ही और जानकारी बताएगी, और मेन क्लॉज आपकी खुद में ही एक कंप्लीट सेंटेंस है। उसके बाद आपकी रिलेटिव क्लॉजेस आ गई। रिलेटिव क्लॉज आपकी एडजेक्टिवल क्लॉज को कहते हैं। ठीक है, और रिलेटिव क्लॉज करती क्या है, नाउन को डिस्क्राइब करती है। तो आपने दो क्लॉजेस पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ी है नाउन क्लॉज और दूसरी आपने रिलेटिव क्लॉज। जो नाउन क्लॉज है वो तो दिए गए आइडिया को कंप्लीट करती है। ठीक है, बात पूरी करती है। नाउन क्लॉज मान लीजिए, आप ऐसे कह लीजिए कि नाउन क्लॉज बात पूरी करती है। और रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, वो नाउन को डिस्क्राइब करती है, नाउन की क्वालिटी को। जैसे नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव बन जाते हैं, वैसे ही नाउन क्लॉज को डिस्क्राइब करने वाले आपके एडजेक्टिवल क्लॉजेस बन जाते हैं, जिनको हम रिलेटिव क्लॉजेस भी कहते हैं। जैसे सेंटिला नाउन है, हुज हार्ट वाज सेट ऑन पॉटरी। ठीक है, विलेज काउंसिल नाउन है, वेयर द एल्डर्स मेड इम्पॉर्टेंट कम्युनल डिसीजंस। तो आप रिलेटिव क्लॉजेस को कैसे पहचान रहे हो? ठीक है, रिलेटिव क्लॉजेस को आप पहचान लो, जैसे आपका हुज। ठीक है, आपका हुज आपको दिया गया है। ठीक है, एक मिनट में अंडर ये हाईलाइट कर दूं। वेयर हो गया, ठीक है, विच हो गया, उसके बाद फिर विच हो गया, और उसके बाद फिर हु हो गया। कि रिलेटिव क्लॉजेस जो हैं वो नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगी। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और आप पहचानोगे कैसे? ठीक है, अगर आपने तुक्का भी लगाना है रिलेटिव क्लॉजेस को पहचानने का, तो आप पहचानोगे कैसे कि जो आपके WH वाले वर्ड्स हैं ना, WH वाले वर्ड्स, हुज, वेयर, विच, हु, इन वर्ड्स के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका रिलेटिव क्लॉज है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो आप, अगर नहीं याद हो रहा। फिर आगे आपके आ गए हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन्स के आगे लगते हैं, और वो नाउन की क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, डेफिनेटनेस के बारे में और ओनरशिप के बारे में बताते हैं कि नाउन कितने हैं। ठीक है, नाउन जो है वो उसका मालिक कौन है। ठीक है, ये शब्द बताते हैं, और डिटर्मिनर्स नाउन्स के आगे आते हैं। और डिटर्मिनर्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, डेफिनेट न्यूमेरल्स, इनडेफिनेट न्यूमेरल्स और डिस्ट्रीब्यूटिव्स। इन सभी को मिला के, इन सभी के ग्रुप को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। आर्टिकल्स में ए एन द आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दिस दैट दीज दोज आते हैं। ठीक है, पोजेसिव में जो आपको ओनरशिप बताते हैं, ये चीज़ मेरी है, दिस पेन इज़ माइन। ठीक है, या नहीं, आप इसको ऐसे पढ़ लो कि पोजेसिव कैस के, दिस इज़ माई पेन। पेन किसका है? माई, पोजेशन बताता है। 1 2 3 आपके डेफिनेट न्यूमेरल्स हैं जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। काउंटेबल जो हैं। इनडेफिनेट न्यूमेरल्स आपके ऐसे होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जैसे कम, ज़्यादा। ठीक है, सम, एनी, नो, ऑल, बोथ, मच। इनमें हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते ऑल में कितने जाने हैं, 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं, सम में कितने हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट न्यूमेरल्स हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं। तो आपने कुछ डिटर्मिनर्स पता करने हैं जो भी आपको कहानी दी गई है उसमें से। तो मैंने ये कुछ डिटर्मिनर्स आपके पता कर लिए हैं। ठीक है, जैसे द आपका आर्टिकल आ गया, अ भी आर्टिकल आ गया, हर आपको पोजेशन के बारे में बताता है, 16 न्यूमेरल आ गया, मैनी इनडेफिनेट न्यूमेरल आ गया, हमें नहीं पता मैनी में कितने हैं। दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डिटर्मिनर है। ऑल आपका फिर इनडेफिनेट न्यूमेरल आ गया। ठीक है जी, उसके बाद आपने ये A B C D ये ब्लैंक्स आपने फिल करनी है, और इन ब्लैंक्स के आंसर आपको मैंने ये देख लो पहले। ये आपका
ए ब्लैंक का आंसर हो गया, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब बी और सी ब्लैंक के आंसर आपके ये रहे, बी सी और डी के, ठीक है, आंसर आपके ये रहे। ये लिसन एंड रिस्पॉन्ड तो हमने किया नहीं, ठीक है। तो ये आपके सारी आंसर की रही। जो द पॉट मेकर आपका चैप्टर है क्लास 9th की NCERT बुक का, कावेरी बुक का पॉट मेकर चैप्टर, उसकी सारी सॉल्यूशन। तो ऐसे और सॉल्यूशंस जो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, और मैं सॉल्यूशंस का और चैप्टर्स का जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।